गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? क्या हाल चाल? सब बढ़िया ना? मेहनत से पढ़ाई कर ही रहे होगे। मम्मी पापा भाई बहन सब परिवार ठीक होगा। चलो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और नए वीडियो की शुरुआत करते हैं और नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज हमारा एक कैलोरीमेट्री का चौथा वीडियो है, हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन आप ध्यान रखिए, इस पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहेंगे तो आज मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, मैं एक बात जान लीजिए, मैं वादा नहीं करता किसी से, क्योंकि एक बार किसी से किया था और वो निभा नहीं पाया। इसलिए मैं किसी से वादा नहीं करता हूं, जो भी बोलता हूं दावे के साथ बोलता हूं। आज दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो आज आपका ये कंसेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा कि कोई सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करेगा या हीट रिलीज करेगा तो क्या क्या उसके साथ कहानी हो सकती है, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ने वाले हम लोग कि टेम्परेचर चेंज ड्यू टू हीट एक्सचेंज। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इस टॉपिक का नाम है टेम्परेचर चेंज ड्यू टू हीट एक्सचेंज। मतलब जैसे आप समझो कि ये कोई मान लो मटेरियल है, ये कोई मटेरियल है। इस मटेरियल को अगर हम हीट दे दें तो इसको अगर हम हीट दे दें तो इसको अगर हम हीट देंगे तो कहा जाएगा कि इस मटेरियल ने, इस सबस्टेंस ने हीट को एब्जॉर्ब किया है। अगर इससे हम हीट निकाल लें तो हम ये कहेंगे कि ये सबस्टेंस जो है हीट को रिलीज कर रहा है या हीट को निकाल रहा है। तो जब किसी मटेरियल को या किसी सिस्टम को हम हीट देते हैं तब क्या होता है, जब हीट इससे ले लेते हैं, ये हीट ले लेते हैं, तब क्या होता है। मतलब जब कोई सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है तब क्या होता है, जब कोई सिस्टम हीट रिलीज करता है तब क्या होता है। आज इस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे और इसी से रिलेटेड आज इसका वीडियो होगा हमारा। आइए साहब थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं। जैसे मान लो आप कि आपके सामने कोई सिस्टम है, ये आपके सामने कोई सिस्टम रखा गया है और ये जो सिस्टम रखा गया है, इस सिस्टम का अभी फिलहाल जो टेम्परेचर है वो थीटा है। अभी फिलहाल इसका जो टेम्परेचर है वो थीटा है। हमने क्या किया कि इस सिस्टम को हमने हीट रखा, हमने जो है यहाँ पे गैस पे रख दिया, इसको हमने यहाँ गैस पे रख दिया, ठीक है। और गैस इस पे जला रहे हैं। वो गाना सुनो ना, सिगड़ी पे दिल सेक रहा, तो दिल नहीं है जिसको हम सेक रहे हैं, ये गैस पे कोई चीज है, ये गैस को सिगड़ी भी बोलते हैं। तो इस पे हमने रख दिया और ये क्या हो रहा है, इसे गर्म करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब इसको गर्म कर रहे हैं, इसका मतलब ये जो है हीट लेगा, मतलब ये जो है क्या करेगा, ये हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। क्या कर रहा है, ये हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो जब ये सिस्टम, और सिस्टम के बारे में तो पहले से ही पता है, तुम लोगों को मैं बता ही चुका हूं। तो ये सिस्टम है और ये सिस्टम क्या कर रहा है, ये हीट ले रहा है। तो जब कोई सिस्टम हीट लेता है तो होगा क्या, इसका टेम्परेचर, ये जो सिस्टम है इसका टेम्परेचर थीटा से चेंज होकर के थीटा प्लस डी थीटा हो गया। हमने माना कि जब इस सिस्टम को हीट दिया तो इसका जो टेम्परेचर था वो थीटा से थीटा प्लस डी थीटा हो गया। इसका मतलब क्या है समझना, इसका टेम्परेचर थीटा से डी थीटा हो गया। मतलब अगर हम यहाँ चेंज इन टेम्परेचर की बात करें तो चेंज इन टेम्परेचर जो है वो बेटा क्या हुआ, डी थीटा हुआ। और हम एक चीज देख रहे हैं कि यहाँ टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पे जो थीटा है वो बढ़ गया, जो थीटा का वैल्यू है वो बढ़ गया। क्लियर है। तो किसी सिस्टम को जब हीट देते हैं या कोई सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है तो टेम्परेचर उसका बढ़ जाता है। अब बात ये कि ये बढ़ क्यों जाता है, ये बढ़ क्यों जाता है, तो होता क्या है, ये अगर नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे है तो इसके जो मॉलिक्यूल होते हैं, वो जिग जैग पाथ पे ऐसे मोशन कर रहे होते हैं। जब इसके टेम्परेचर को हम बढ़ा देते हैं तो ऐसा होता है कि ये जो मॉलिक्यूल होते हैं इसके, इनका जो ये मोशन हो रहा होता है ना, पहले ऐसे 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 हो रहा होता है, ऐसे ऐसे एकदम जैसे नहीं अपना दुखी होकर के ऐसे ऐसे कर रहे थे ये मॉलिक्यूल। और जैसे ही एनर्जी मिला जोश में आ गए, पूरा जब करने लगे, पूरा एकदम तेजी से कर रहे, एकदम बम 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 कर रहे, एकदम
समझ रहे हो ना, एकदम थोड़ा जैसे नहीं लोग भांग वांग खा लेते हैं, नशा वशा कर लेते हैं, पूरा झूमने लगते हैं, वैसे झूम रहा है। अभी धीरे धीरे झूम रहा था, ऐसे ऐसे झूम रहा था, ऐसे। जैसे टेम्परेचर बढ़ा है पूरा एकदम झूमने लगा, पूरा कस के झूमने लगा, एकदम झूम रहा है कस के। तो जब ये झूमने लगता है तो ये क्या होता है, इस केस में ये मॉलिक्यूल की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है वो बढ़ जाती है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो किसी बॉडी के टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं, कोई भी सिस्टम अगर हीट को एब्जॉर्ब करता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, और टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, उसके जो मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है वो बढ़ जाती है, पहली बात। दूसरी बात देखो क्या हुआ, ये दूसरा कोई सिस्टम हमारे सामने है, ये कोई दूसरा सिस्टम हमारे सामने है, इस सिस्टम को ये गर्म हो गया था, इसको ठंडा होने के लिए रख दिए। तो ठंडा होने के लिए रख दिए तो इस सिस्टम से हमने हीट ले लिया, ये तीर जो बनाया है ये हीट ले लिया। इसका मतलब जब ये हीट ले लिया तो ये जो सिस्टम है ये क्या कर रहा है, हीट को रिलीज कर रहा है। अगर ये सिस्टम हीट को रिलीज कर रहा है और इसका टेम्परेचर क्या है, थीटा था, शुरू में थीटा था, तो अब क्या होगा, जब ये हीट रिलीज करता है तो इसका टेम्परेचर जो शुरू में थीटा था वो अब क्या हो जाएगा, थीटा माइनस डी थीटा हो जाएगा, थीटा माइनस डी थीटा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इसका जो टेम्परेचर थीटा है वो घट रहा है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, थीटा घट रहा है, और जो चेंज इन टेम्परेचर यहां दिखा हमको, जो चेंज इन टेम्परेचर हमको दिखा वो भी क्या है बेटा, डी थीटा है, और यहां पे इसका टेम्परेचर घट रहा है। तो जब इसका टेम्परेचर घटने लगता है तो देखा क्या जाता है कि इसके जो मॉलिक्यूल पहले नॉर्मल टेम्परेचर पे थे, जो कि ऐसे ऐसे जिग जैग पाथ पे मोशन कर रहे थे, जैसे नॉर्मल टेम्परेचर पे इसके मॉलिक्यूल थे तो अपना मान लो कि ऐसे 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 मोशन कर रहे थे, ऐसे 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 मोशन कर रहे थे, मतलब ये जो मॉलिक्यूल है यहीं पे मैं बता रहा हूं कि ऐसे 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 मोशन कर रहे थे, तो अब ऐसे ऐसे करने लगेंगे, ऐसे ऐसे करने लगेंगे, ऐसे ऐसे करने, मतलब पहले जो इनके मॉलिक्यूल का मोशन ऐसे 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 हो रहा था, ऐसे 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 हो रहा था, तो अब जो होगा ऐसे 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 होगा। और इस वाले केस में क्या था, पहले इनके इस वाले में क्या था, पहले जब हीट नहीं लिए थे नॉर्मल टेम्परेचर पे थे, इनका अगर ऐसे ऐसे हो रहा था, ऐसे ऐसे हो रहा था, तो बाद में टेम्परेचर लगने के बाद ऐसे 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 होने लगेगा, बस ऐसे ऐसे होने लगेगा, ठीक है। तो ये जैसे अगर हम इसको एज एग्जांपल समझाएं कि जब इस बॉडी को हमने हीट दिया तो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे तो इसके मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे मोशन कर रहे थे, जैसे ही हम इसको हीट देंगे ऐसे 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 ऐसे, लेकिन जब इससे हीट ले लिया तो नॉर्मल टेम्परेचर पे ये लोग ऐसे कर रहे थे, जब इनसे हीट ले लिया तो ये ऐसे करने लगे और धीरे धीरे करने लगे, ऐसे ऐसे ऐसे। तो होता क्या है, दोनों केस में इस केस में क्या होती है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो मॉलिक्यूल की होती है वो घट जाती है। तो सीधे शब्दों में अगर हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि यदि कोई मॉलिक्यूल यदि कोई सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करता है या हीट को रिलीज करता है, तो उस केस में उस सिस्टम के टेम्परेचर में चेंज होता है, और वो सिस्टम के टेम्परेचर का चेंज उसके एवरेज काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड होता है। क्या बोले, फिर से सुन लो, यदि कोई सिस्टम है वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है या कोई सिस्टम अगर हीट को रिलीज कर रहा है, तो एब्जॉर्ब करने या हीट रिलीज करने में सिस्टम के टेम्परेचर में चेंज हो जाता है, और ये सिस्टम का टेम्परेचर चेंज उस सिस्टम के एवरेज काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड होता है। बात क्लियर हुआ, मतलब हीट एब्जॉर्ब या हीट रिलीज होगा, हीट एब्जॉर्ब या हीट रिलीज होगा, तो जो थीटा होगा वो चेंज हो जाएगा, और ये किससे रिलेट होगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल से रिलेट होगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल से रिलेट होगा। क्लियर है, तो ये बात हम जान गए। सीधी सीधी बात याद रखना है कि यदि कि जब हम किसी सिस्टम को हीट दे दें या सिस्टम से हीट को ले लें, तो उस केस में उस सिस्टम का जो टेम्परेचर होता है वो चेंज कर जाता है, या तो बढ़ सकता है या तो घट सकता है, लेकिन और उस सिस्टम के मॉलिक्यूल की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाती है, चेंज कर जाती है। सिस्टम एब्जॉर्ब हीट और रिलीज हीट, इट मींस दैट
if a system exchange heat, then its temperature increases or decreases, means its temperature changes, and it is all due to the kinetic energy of the molecule of that system. क्लियर है? ये बात जानना है। ये कोई सिस्टम है, मान लीजिए आपके सामने ये एक सिस्टम है और हम क्या करना चाहते हैं, इस सिस्टम के टेम्परेचर में चेंज करना चाहते हैं। ये कोई बॉडी है, हम इस सिस्टम के टेम्परेचर में चेंज करना चाहते हैं। तो अगर किसी सिस्टम के टेम्परेचर में हम चेंज करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, हीट को एक्सचेंज करना होगा। क्या करना होगा? हीट को एक्सचेंज करना होगा। मतलब ये बॉडी या तो हीट को एब्जॉर्ब करेगा या तो ये बॉडी हीट को क्या करेगा, रिलीज करेगा। यही होगा। यदि कोई सिस्टम है उसके टेम्परेचर को हम चेंज करना चाहते हैं तो या तो ये सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करेगा या तो ये सिस्टम हीट को रिलीज करेगा। तो होता क्या है, ये जो हीट एब्जॉर्ब होता है या जो ये हीट रिलीज होता है, ये जो हीट एब्जॉर्ब होता है या हीट रिलीज होता है, मतलब किसी सिस्टम के टेम्परेचर चेंज के दौरान जो हीट एब्जॉर्ब होता है या जो हीट रिलीज होता है, ये हीट जो होता है डिपेंड करता है, डिपेंड करता है तीन चीजों पे डिपेंड करता है। तीन चीजों पे डिपेंड करता है। पहला क्या होता है? पहला होता है मास ऑफ द सिस्टम। पहला होता है मास ऑफ द सिस्टम फॉर गिवन टेम्परेचर चेंज। ये जो हीट एब्जॉर्ब या हीट रिलीज होता है डिपेंड करता है मास ऑफ द सिस्टम, ये जो सिस्टम है इसका कितना मास है उस दिए गए टेम्परेचर चेंज के लिए। तो मास ऑफ द सिस्टम फॉर गिवन टेम्परेचर चेंज। दूसरा क्या होता है? चेंज इन टेम्परेचर फॉर गिवन मास। माने ये जो मास है इस दिए गए मास के लिए कितना टेम्परेचर चेंज हुआ, इस पे डिपेंड करता है। पहला किस पे डिपेंड किया? इसके मास पे, कि ये जो मास है उस मास का हमें कितना टेम्परेचर चेंज करना है उस पे डिपेंड करता है। दूसरा किस पे डिपेंड करता है? कि इसमें कितना टेम्परेचर चेंज हुआ मास जो लिए हैं उस मास का। अब तीसरा क्या होता है? नेचर ऑफ मटेरियल पर, नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। मतलब ये जो सिस्टम है इसका नेचर कैसा है, इसका नेचर कैसा है। इन तीनों बातों को हम एक एक करके समझते हैं, थोड़ा समझिएगा। पहले मास ऑफ द सिस्टम फॉर गिवन टेम्परेचर का मतलब क्या है ये देखिए। जैसे मान लीजिए आप अपने घर में ये 3 कंटेनर मैंने रख दिया, ऐसे 3 कंटेनर, इसमें आपने 1 लीटर पानी लिया है वाटर, इसमें आपने 5 लीटर वाटर लिया है और इस पे अगर मान लीजिए आपने 10 लीटर वाटर लिया है। 3 कंटेनर है, तीनों कंटेनर ए है, ये बी है और ये सी है। 3 कंटेनर ए बी सी में एक में 1 लीटर, एक में 5 लीटर, एक में 10 लीटर पानी लिया है और गैस जला दिया और गैस को जला करके इसको भी रख दिया, इसको भी रख दिया, इसको भी रख दिया, अलग अलग गैस पे रखा। अभी मत सोचना एक के गैस पे रख दिया, अलग अलग गैस पे तीनों को साथ में रख दिया। तो आपको पता होना चाहिए कि इसको जब गर्म करेंगे तो ये जल्दी गर्म हो जाएगा, इसको जब गर्म करेंगे तो ज्यादा देर लगेगा और इसको गर्म करेंगे तो और देर लगेगा। मतलब क्या है, इसमें जो हीट एब्जॉर्ब होगा वो ज्यादा होगा, इसमें हीट एब्जॉर्ब कम होगा और इसको हीट एब्जॉर्ब करने में और कम लगेगा। सुबह में जैसे आप क्या है पानी उनी गर्म करके पीते होंगे तो आप देखते होंगे हमेशा ऐसा होता है। तो इस केस में क्या है, आपने देखा इसके मास पे डिपेंड किया। भाई आप एक छोटे से आपके घर में मान लीजिए नॉर्मल खाना बनता हो, अपने घर भर के लिए 2-3 लोग हैं तो गैस पे रखते हैं, जल्दी बन जाता है। और वही मान लीजिए बहुत सारे लोग आ जाए, फंक्शन हो जाए, आपके घर में कोई ब्याह है, शादी है, मुंडन है, कुछ भी है, उस समय होता है तो बहुत ज्यादा खाना बनता है, तो उसमें बड़े बर्तन में बनता है। तो उसमें क्या होता है, गैस भी बहुत तेज कर देते हैं और समय भी लगता है उसमें। तो ज्यादा गैस करते हैं तो ज्यादा हीट ज्यादा समय तक जाएगा तो ज्यादा हीट लेगा, तो यहाँ हीट ज्यादा रिक्वायर्ड होगा, यहाँ थोड़ा कम होगा, यहाँ उससे कम होगा। ये इस बात का मतलब है कि सिस्टम के मास पे डिपेंड करता है, ये रिक्वायर्ड हीट, मैंने रिलीज या एब्जॉर्ब, इस पे डिपेंड करता है। दूसरा बात समझिए थोड़ा ध्यान से,
दूसरे कंसेप्ट में पहले चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द गिवन मास, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द गिवन मास की बात कर रहे हैं हम। इसी को थोड़ा मिटा के समझा रहे हैं आपको। मान लीजिए कि हमने क्या किया, यहां से एक कंटेनर लिया, सेम कंटेनर ले लिया, इस बार ये सेम कंटेनर ले लिया हमने, और इसमें भी 1 लीटर पानी रखा है, इसमें भी 1 लीटर पानी रखा है, इसमें भी 1 लीटर पानी रखा है। इसके टेम्परेचर को हम क्या कर रहे हैं, रूम टेम्परेचर से मान लीजिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा रहे हैं। इसके टेम्परेचर को हम रूम टेम्परेचर से 20 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दें, और इसके टेम्परेचर को रूम टेम्परेचर से हम 50 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दें, या 50 बढ़ा लीजिए चलिए, तो आप देखेंगे कि इसके लिए हमको जो हीट चाहिए वो कम चाहिए, इसके लिए जो हीट चाहिए वो ज्यादा चाहिए, और इसके लिए जो हीट चाहिए वो सबसे ज्यादा चाहिए। अरे आप घरों में देखे होंगे यार, आप 1 गिलास पानी सुबह में गर्म करके पीते हैं, 1 गिलास पानी को थोड़ा गुनगुना करते हैं, जब गुनगुना करके पीते हैं तो थोड़ी देर गर्म करते हैं, गुनगुना हो जाता है, पी लेते हैं। और उतने ही पनिया को अगर बॉयल करना हो तो ज्यादा देर तक गैस पे रखना पड़ेगा, तो ज्यादा देर तक रखेंगे तो ज्यादा देर तक हीट न लिया वो, तो ज्यादा देर तक हीट लिया, तो बताइए हीट क्या उस पानी के टेम्परेचर पे डिपेंड किया कि नहीं किया। अगर हमें थोड़ा सा टेम्परेचर में चेंज करना है तो थोड़ी देर रखेंगे, गुनगुना पानी पीना होता है तो रख देते हैं, 1 आध मिनट में अपना गुनगुना हो जाता है, उठा लेते हैं। बॉयल करना होता तो उसको रखते हैं, बहुत देर तक बॉयल होता है, तो उसमें ज्यादा हीट लेगा। तो जाहिर सी बात है कि टेम्परेचर का चेंज, सेम अमाउंट ऑफ वाटर हो या सेम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो और उसके टेम्परेचर में डिफरेंट चेंज करना हो, तो भी हमको हीट क्या होता है, अलग अलग देना पड़ता है, तो उस पर भी हीट डिपेंड करता है। तीसरी बात है नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ मटेरियल पे कैसे डिपेंड करता है समझिए थोड़ा, नेचर ऑफ मटेरियल पे कैसे डिपेंड करता है वो थोड़ा समझिए। मान लीजिए आपने क्या किया, एक बर्तन है, ये स्टील का बर्तन है, ये स्टील का बर्तन है, इसमें आपने वाटर रख दिया, वाटर रख दिया, अच्छा भैया। और ये लकड़ी का बर्तन है, वुड का बर्तन है, लकड़ी का बर्तन है, इसमें भी आपने वाटर रख दिया, और दोनों को गैस पे चढ़ा दिया। लीजिए भैया, दोनों को गैस पे चढ़ा दिया आपने। जब दोनों को आपने गैस पे चढ़ा दिया, अब एक बात मुझे बताइए, क्या ये वाला पानी तो गर्म हो जाएगा? क्या ये वाला पानी गर्म होगा? ये भी हो सकता है कि जब तक ये पानी थोड़ा थोड़ा गर्म होने का प्रयास करे, ठीक है, क्योंकि हीट तो एक्सचेंज ही नहीं होगा, बहुत नॉमिनल कहीं हो जाएगा गर्म, तो तब तक हो सकता है ये जल जाए लकड़ियां, और लकड़ी जब जल जाएगा तो पता चला पानी गर्म करने के लिए रखे थे, पूरा पानी गैस पे गिर गया, बूत गया। अरे मतलब गैस बुझ जाएगा, बूतना मतलब बुझ जाएगा रे, तो बुझ जाएगा। तो क्या इस वुड पे, वुड जो है नेचर बदल गया कि नहीं? ये स्टील है, ये वुड है, तो दोनों के हीट लेने का क्षमता बदल गया कि नहीं? अरे भैया हम पढ़ा रहे हैं आपको, हम तो सबको वही पढ़ा रहे हैं, हम तो किसी के कान में जाके पढ़ा नहीं रहे कि भैया तुम ये पढ़ लो, तुम ये पढ़ लो, तुम ये पढ़ लो। लेकिन पढ़ के सीखने की तो क्षमता आपके नेचर पे न डिपेंड करेगा कि आप कितने कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहे हैं, आप कितना मेहनत करके पढ़ रहे हैं, आप पढ़ते समय पढ़ ही रहे हैं कि बीच बीच में मोबाइल लेकर के कुछ और देखने लग रहे हैं, रील देख रहे हैं या कुछ और देख ले रहे हैं, अपना वीडियो शेड्यूल बहुत सारा आता रहता है, नेट पे देखते रहता है आदमी, तो उस पर भी तो डिपेंड करता है, उस नेचर पे भी तो डिपेंड करेगा। तो ये नेचर पे डिपेंड करता है, यही लिखा है नेचर ऑफ मटेरियल पे, कि वो मटेरियल जो नेचर ऑफ मटेरियल मतलब वो जो मटेरियल है उसको हम हीट दे रहे हैं तो ले रहा है कि नहीं ले रहा है, उसका नेचर क्या है, वो अच्छा लेता है कि बुरा लेता है। जैसे आप देखिए ना, आपके घर में मान लीजिए खाना बनता हो, खाना तो बनता ही होगा, बिना खाए तो रहते नहीं होंगे, तो खाना बनता होगा तो आप देखा होगा लोहे की कढ़ाई होगी, स्टील की कढ़ाई होगी, ठीक है, और एल्युमिनियम की कढ़ाई होती है। आप स्टील के कढ़ाई को गैस पे रखो, बहुत जल्दी नीचे से लाल होने लगता है, एल्युमिनियम में बहुत देर से लाल होता है, एल्युमिनियम में तो लाल होने का चांस ही बहुत कम होता है, और लोहा वाला भी जल्दी हो जाता है। तो आप देखेंगे स्टील वाले में खाना बनाते हैं तो जल्दी जल जाता है सब्जी, लोहे वाले में थोड़ा सा और समय लगेगा लेकिन उसमें भी जल जाता है, लेकिन एल्युमिनियम के कढ़ाई में वो नहीं जलता है, एल्युमिनियम के कढ़ाई में वो नहीं जलता है, इसीलिए घरों में लोग एल्युमिनियम की कढ़ाई का यूज करते हैं, या स्टील की कढ़ाई लेते तो बहुत मोटे चादर वाला लेते हैं। बात समझ रहे हैं? तो ये नीचे से टीन वगैरह होता है, टीन को तो रख दीजिए आग पे, तुरंत रखेंगे तुरंत नीचे से लाल होने लगता है। टीन नहीं देखे, कंटेनर आता है जो सरसों का तेल और मिट्टी का ये
सनफ्लावर ऑयल, रिफाइन ऑयल जो टीन में आता है ना, 15 लीटर और 15 किलो के टीन में आता है, तो उसमें रखिए। जैसे मुर्गा खरीदने गए होंगे तो मुर्गा के दुकान वाले भी टीन में ऐसे मुर्गा रख के पानी बॉयल करके डालते हैं उसमें, तो उसमें देखेंगे तो तुरंत जो है एकदम लाल लाल होने लगता है वो। तो इसका रीजन क्या है, वो नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, हीट एब्जॉर्ब और हीट रिलीज। क्लियर है? तो एक बात याद रखिए, किसी भी बॉडी के अगर हम टेम्परेचर को चेंज करना चाहते हैं तो उसका हमें हीट या तो एब्जॉर्ब करेगा या तो हीट रिलीज करेगा। जो ये हीट एब्जॉर्ब या हीट रिलीज होता है ये तीन चीजों पे डिपेंड करता है। पहला, मास ऑफ द सिस्टम फॉर द गिवन टेम्परेचर, जो अभी आपको समझाया मैंने। चेंज इन टेम्परेचर फॉर द गिवन मास, जो हमने अभी आपको समझाया। और तीसरा, नेचर ऑफ मटेरियल, जो अभी तुरंत हमको समझा रहे हैं। अब इसी बात को हम लोग थोड़ा मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने का प्रयास करते हैं कि मैथमेटिक्स के हिसाब से इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। आइए देखते हैं। अब हम बात करने वाले हैं मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हीट एक्सचेंज एंड टेम्परेचर चेंज। हम क्या, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हीट एक्सचेंज एंड टेम्परेचर चेंज। अब जो मतलब टेम्परेचर चेंज करने पे हीट का क्या क्या असर होता है, या हीट लेने देने से टेम्परेचर का क्या असर होता है। अभी जो बात हमने आपको थियरी में बताया कि ये तीन चीजों पे डिपेंड करता है, उसी को हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, वो देखते हैं। देखो बेटा, है क्या, हमने एक ये सिस्टम ले लिया और इस सिस्टम का हमने मान लिया, जो सिस्टम लिया है इस सिस्टम का टेम्परेचर थीटा है। ये सिस्टम हीट को मान लो, ये सिस्टम हीट को लिया क्यू, इस सिस्टम को हमने डी क्यू हीट दिया है, हमने इस सिस्टम को डी क्यू हीट दिया है, और इस सिस्टम का शुरू का जो टेम्परेचर है थीटा है और इसका मास एम है। तो ये जो सिस्टम है इसका हमने टेम्परेचर डी क्यू से बढ़ाया, माने इस ये कोई सिस्टम है, फिर से शुरू करते, ये कोई सिस्टम है, इसका टेम्परेचर थीटा है और इसका मास एम है। ठीक है, इसका टेम्परेचर थीटा है और इसका मास क्या है, एम है, मतलब मास जो लिखा है हमने इसका वो एम लिखा है। जब इस सिस्टम को हमने डी क्यू हीट दिया तो ऐसा देखा कि इस सिस्टम का जो टेम्परेचर थीटा था ये थीटा से बदल के थीटा प्लस डी थीटा हो गया। इसका जो टेम्परेचर थीटा था वो थीटा से बदल के डी थीटा हो गया। एक बात ध्यान रखना है कि ये जो थीटा मतलब यहाँ पे जो टेम्परेचर में चेंज हुआ वो कितना है, यहाँ पे जो टेम्परेचर में चेंज हुआ वो कितना है, डी थीटा है। एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि जो डी थीटा है ये स्मॉल होना चाहिए, ये डी थीटा क्या होना चाहिए, स्मॉल। अभी जो हम बात कर रहे हैं ये स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर की ही बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं, 500 700 2000 नहीं करने वाले, बहुत थोड़ा सा 5 10 15 20 बहुत थोड़ा सा टेम्परेचर में डिफरेंस करने वाले हैं। तो ये डी थीटा टेम्परेचर में डिफरेंस है। तो ऐसा देखा जाता है कि ये जो डी क्यू होता है ये मैंने बताया कि मास ऑफ द सिस्टम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम होता है फॉर गिवन डी थीटा। और डी थीटा क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। तो इसीलिए लोग बोल देते हैं फॉर गिवन स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर क्या बोलते हैं, फॉर गिवन स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर। दूसरा, ये जो डी क्यू होता है ये इस डी थीटा पे डिपेंड करता है, डी थीटा पे डिपेंड करता है, मतलब डी क्यू जो होता है स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है फॉर गिवन मास। क्या होता है भैया, फॉर गिवन मास के लिए, दिए गए मास के लिए इस पे डिपेंड करता है। ये दो चीजें हमने बताई। तीसरा अभी मैंने आपको बताया था कि नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। थोड़ा रुको जरा, अभी आ रहा है मौका तो बताएंगे, परेशान नहीं होना, ठीक है। अब इसको मैं मिला रहा हूं तो डी क्यू इज प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा एम इंटू डी थीटा। जब इस प्रोपोर्शनलिटी को हम लोग हटाएंगे तो डी क्यू इज इक्वल टू आ जाता है एस एम डेल्टा थीटा। इसी को बेटा बाद में हम लिख लेते हैं डी क्यू बराबर एम एस डेल्टा थीटा। ऐसे ही याद रखना हमको, एम एस डेल्टा थीटा। ये जो एस होता है बेटा, ये जो एस होता है मैं यहां पे लिख रहा हूं, इसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसको हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं या स्पेसिफिक हीट भी कहते हैं। इसको हम लोग
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं या स्पेसिफिक हीट भी कहते हैं। अभी तुमको भविष्य में इसके बारे में पूरा अगला जो वीडियो होगा वो इसी के बारे में पूरा डिटेल में होगा जो हम चर्चा करेंगे। इसको बेटा हम लोग कैपिटल एस से भी डिनोट करते हैं, स्मॉल एस से भी डिनोट करते हैं, इसको बेटा हम लोग कैपिटल सी से भी डिनोट करते हैं, और इसको बेटा हम लोग स्मॉल सी से भी डिनोट करते हैं। कैसे कैसे डिनोट करते हैं, कहां कहां डिनोट करते हैं, ये सब हम आपको अगले वीडियो में पूरा डिटेल में बताएंगे। आज बस आप इतना जान लीजिए कि एस जो है ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये लंबा सा टॉपिक है अपने आप में भी। तो इसमें अब ये जो होता है इसको हम डिनोट करते हैं। क्लियर? आज बस इतना थोड़ा सा समझा देता हूं मैं आपको। जब हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैस तीन होता है, तो सॉलिड के स्पेसिफिक हीट की बात करेंगे और लिक्विड के बारे में बात करेंगे तो हम एस की बात करेंगे, और जब गैस की बात करेंगे तो हम लोग सी की बात करेंगे। ठीक है? बहुत सारे बुक में सॉलिड वाला भी सी से और लिक्विड वाला भी सी से और गैस वाला भी सी से करता है, लेकिन हम लोग सॉलिड और लिक्विड के लिए एस का डिनोट करेंगे और गैस के लिए सी का डिनोट करेंगे। बड़ा वाला सी और छोटा वाला सी, ये क्या है थोड़ा सा इसको अभी रखते हैं, हम लोग बाद में बात करेंगे। तो इसका मतलब ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं कैलोरीमेट्री, जनरली इसमें हम सॉलिड और लिक्विड के बारे में ही बात करेंगे। तो हम लोग इस पूरे चैप्टर में यहाँ सी नहीं लिखेंगे, हमेशा हम लोग क्या लिखेंगे, एस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एस लिखेंगे। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे तो इस यहाँ पे हम लोग हमेशा एस लिखेंगे। क्लियर हो गया? कोई तकलीफ नहीं। और इसके बारे में बात करेंगे तो ये बताएंगे कि स्केलर है कि वेक्टर है कि क्या है, यूनिट क्या है, डायमेंशन क्या है, सब अगले लेक्चर में। आज इसके बारे में बहुत चर्चा नहीं होने वाली है। अब आइए, ये आपके सामने हो गया इतना। अब मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं और मिटाने के बाद फिर यहीं से हम आगे बढ़ते हैं। इसको मिटाने के बाद यहीं से आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं कि ये यस जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी था, इसके बारे में जो हमने अभी आपको लिखा था, आपको याद होगा कि जो Q है और ये M पे डिपेंड किया और d थीटा पे डिपेंड किया, एक चीज बच गया था। तो यही जो S आया, ये क्या होता है, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे। ये जो होता है ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है भैया? तो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। साथ ही साथ याद रखिएगा एंड टेम्परेचर, और मैंने लिख दिया स्लाइटली, एकदम थोड़ा सा, एकदम जैसे नहीं बोलते लोग माछी के मूड़ी, जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, उसी तरह से थोड़ा सा डिपेंड करता है, इस पे स्लाइटली डिपेंड करता है। और याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन आपको दिया रहे और क्वेश्चन में कहा जाए कि एस टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, तभी आप ये मान के चलेंगे, तभी आप ये कंसीडर करेंगे कि यस टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। अगर क्वेश्चन में नहीं कह रहा है कि यस टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, तो आप यस को क्या मानेंगे? कांस्टेंट ही मानेंगे। ये वो वाला यस नहीं है जो केजीएफ में पढ़ा हुआ था, केजीएफ वाला यस नहीं है ये वाला यस है जो हम जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि अगर टेम्परेचर कह दे कि कांस्टेंट नहीं है, नहीं कुछ नहीं बोलता है, तो हमेशा कांस्टेंट मानेंगे। अगर स्पेसिफाई करके बोल दिया कि यस टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, तभी हमें इसका उपयोग करना है, अदरवाइज हमें इसका उपयोग नहीं करना है। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? अब देखिए, तो इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे यहां से, तो क्या बात आने वाली है देखिए, मैं यहां लिख दे रहा हूं dq बराबर ms d थीटा। अब इतना लिखने के बाद मैं इसको यहां से मिटा देता हूं, इसमें कोई काम ही नहीं बचा हमारा। ठीक है, इसको भी मिटा देता हूं ताकि जो है हम आगे बढ़ेंगे। तो ये dq जो है ms d थीटा आपके सामने आया। अब बात समझिएगा, अगर हमें ये तो छोटा सा हीट निकाला हमने, अगर पूरा हमको निकालना हो, यहाँ q निकालना हो, तो क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट कर देंगे, कहां से कहां तक? ms d थीटा तक। और ये कहां से होगा? ये थीटा इनिशियल होगा और थीटा फाइनल होगा। तो ये एक फार्मूला आता है Q का, लेकिन याद रखिएगा कि ये जो फार्मूला है तभी यूज होगा अप्लीकेबल ओनली व्हेन, ये तभी एप्लीकेबल होगा जब S डिपेंड्स ऑन T
थीटा, मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड करे, मतलब एस इज द फंक्शन ऑफ थीटा। अगर एफ जो है फंक्शन हो थीटा के तभी हम इसका उपयोग करते हैं, अदरवाइज इसका उपयोग नहीं करते, अदरवाइज इसका उपयोग नहीं करते हैं। तो ये मैं बताऊं, जो जैसे बोलते हैं ना बच्चे, जैसे बच्चों का क्वेश्चन होता है सर मैं पढ़ लेता हूं लेकिन जब सवाल बनाने जाता हूं तो समझ में नहीं आता कौन सा फार्मूला लगेगा क्या लगेगा। तो आपको समझ में इसलिए भी नहीं आता है कि आपको ये बताया नहीं जाता है, आपको पता नहीं होता कि कब किस फार्मूले को लगाना है। जब ये बात आपको बताते चलेंगे, जब आपको ये पता चलेगा तब आप लगा पाएंगे। दूसरी चीज, आप प्रैक्टिस नहीं करते हो घर जाके सवाल का, घर जाके सवाल का प्रैक्टिस करो। जब प्रैक्टिस करोगे तो क्या होगा, धीरे धीरे समझ में आएगा कि कब कौन सा फार्मूला लगाएंगे। अरे जब बाइक चलाने लगते हो तो बाइक जब सीख लेते हो तो क्या होता है, पता चलता है कि जब धीमे हो गई गाड़ी तो गियर चेंज कर दो, तेज हो गई गाड़ी तो गियर बढ़ा दो। उसके बाद क्या करते हो, जैसे मान लो कहीं चढ़ाई पे जाना है तो जनरली गियर कम करके तब चढ़ते हैं, ढलान पे आना है तो गाड़ी को धीमे कर देते हैं, क्लच ले लेते हैं। तो ये सब कैसे पता चलता है, सीखते सीखते। बताने को तो सब बताएगा, जैसे जैसे सीखता है अपने आप सब प्रैक्टिस में आ जाता है। तो वैसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, धीरे धीरे करना पड़ेगा, तब जाके होगा। ये नहीं कि अब नहीं आ रहा, परेशान है, बैठे हैं मुंह बना करके, उससे कुछ नहीं होगा। मेहनत करना पड़ेगा, बैठ के पढ़ना पड़ेगा। मेहनत करने से कुछ होता है, धीरे धीरे होता है, एक दिन में नहीं हो जाता है, सब समय लगता है चीजों को होने में। तो देखते हैं हम लोग, ये तब लगेगा जब थीटा एस जो है थीटा का फंक्शन होगा। तो मैंने आपको खुद ही बता दिया, मैं जब पढ़ाता हूं तो बताते रहता हूं कि किस तरह के सवाल में किस तरह के कंसेप्ट को यूज करना है ताकि बच्चे को तकलीफ ना हो। और एक बात जान लीजिए, इस तरह के सवाल मेडिकल के एग्जाम में नहीं आते हैं। इस तरह के सवाल जेई वगैरह के में आते हैं जहां एस डिपेंडेंट होता है, और मेडिकल वगैरह में आते भी तो बहुत आसान टाइप के होते हैं। ठीक है, वो मेडिकल का एक्सट्रीम लेवल होगा जब यहाँ इस तरह के सवाल आएंगे तो। ठीक है, तो जेई एडवांस में आते हैं, वो सब में आते हैं, मेडिकल में नहीं आते। तो मेडिकल वाले ज्यादा परेशान भी नहीं होंगे। और एक आध सवाल हम कराएंगे आगे, जब वीडियो में आगे होगा तो अगला एक आध सवाल कराएंगे, जब इसके बारे में पढ़ा रहे होंगे तो ऐसा सवाल बताएंगे। इसलिए डोंट वरी, बी हैप्पी बिकॉज आई एम विथ यू। ठीक है, आइए साहब ध्यान से समझते आगे। तो ये हो गया। अगर देखिए इस केस में क्या है, इफ s इज कांस्टेंट, हमने s को कांस्टेंट मान लिया। अगर s कांस्टेंट हो गया तो q बराबर हम क्या लिखेंगे, बाहर तो ms आ जाएगा और ये थीटा इनिशियल होगा, ये थीटा फाइनल होगा, और ये क्या हो जाएगा आपके सामने d थीटा हो जाएगा। इसी को आप लिख सकते हो ms, साथ में क्या लिखोगे, थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल, साथ में क्या लिखोगे, ms डेल्टा थीटा। तो यहां से तुम्हारे सामने ये फार्मूला आया। और ये फार्मूला जो है अप्लीकेबल कब होगा, जब s कांस्टेंट होगा। तो कब अप्लीकेबल है, अप्लीकेबल व्हेन s इज कांस्टेंट। और एक बात याद रखें, जितने भी नीट के एस्पायरेंट हैं उन लोगों के लिए, जितने भी बोर्ड के एस्पायरेंट हैं उनसे अगर कोई बात पूछा जाता है, सवाल पूछा जाता है तो जनरली s को कांस्टेंट रख के पूछते हैं। जेई वगैरह में इससे रिलेटेड पूछते हैं। तो यही फार्मूला हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसी फार्मूला को हमको ज्यादा से ज्यादा जानना है। तो इस फार्मूले को मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं। तो कई जगह लिखा रहता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा। अगर ये भी लिखा है तो भी सही है। अगर कहीं लिखा है Q इज इक्वल टू एम एस थीटा तो ये भी लिखा है, ये भी सही है। कहीं लिखा है डी क्यू बराबर एम एस डी थीटा तो ये भी सही है, कोई गलती नहीं है। क्लियर है, ये तीनों केसेस में आप ये फार्मूला याद रखेंगे। जब भी Q कहीं निकालना होगा तो एम एस थीटा, एम एस डेल्टा थीटा और एम एस डी थीटा के बारे में बात करेंगे। क्लियर है, ये बातें हमारी हो गई। मतलब ये पूरी की पूरी कहानी है कि टेम्परेचर चेंज जब होता है तो हीट एक्सचेंज का क्या रोल होता है, या हीट एक्सचेंज होता है तो टेम्परेचर चेंज का क्या रोल होता है। ये बातें हमको जाननी थी, हम जान गए। अब एक दो कंसेप्ट इससे रिलेटेड जान लीजिए। पहली बात यह है कि यहाँ पे जो हम ये टेम्परेचर चेंज देख रहे हैं तो क्वेश्चन करते समय ये ध्यान देना है। अब हम लोग भूमिका चौला पे चले हैं। भूमिका चौला माने भूमिका बना रहे हैं, समरी बना रहे हैं आगे के सवाल करने के लिए। तो अगर जब हम थीटा की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, चाहे इसको हम लोग डिग्री सेंटीग्रेड में निकालें या केल्विन में निकालें,
बात सेम ही होगा, क्योंकि टेम्परेचर का जो चेंज होता है, चाहे सेंटीग्रेड स्केल में लोगे या तुम लोग केल्विन स्केल में लोगे, दोनों केस में वो क्या होता है, सेम होता है। क्लियर है? तो हम यहां कुछ कहीं भी ले लेंगे। ये जो मास होता है, याद रखिएगा, ये जो m लिखा है इसके बारे में हमेशा आपको याद रखना है, ये मास ऑफ द सैंपल है। मास ऑफ द सैंपल है, ये मास ऑफ द सैंपल है, मतलब ये वो मास है जो पूरे के पूरे सैंपल का है। जैसे मान लो एक कंटेनर है, इस कंटेनर में जितना हमने पानी लिया है उस पूरे का मास है, जितना हमने वाटर लिया है उस पूरे का मास है, जितना हमने आइस लिया है उस पूरे का मास है, जितना हमने स्टीम लिया है उस पूरे स्टीम का मास है। आपको पढ़ाएंगे जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तो उसमें बताएंगे कि इस यहाँ पे जो हम उसमें क्या करते हैं कि स्मॉल m से हम किसको डिनोट करते हैं, तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल को डिनोट करेंगे। मास ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल को डिनोट करेंगे, तो वहां से बिल्कुल कंफ्यूजन न रहे, ये मास वहां पे स्मॉल m जो होता है उससे, अब चूंकि स्मॉल m लिखने की आदत होती है हम लोगों को, तो इसलिए m लिख लेते हैं। वैसे आप हम भविष्य में जब सवाल की बात करेंगे तो हर जगह इसको हम बड़ा वाला ही m लिखेंगे, याद रखिएगा, क्योंकि हमको कंफ्यूजन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से और यहाँ से न हो, क्योंकि वहां भी हम लोग बड़े वाले m से ही मास ऑफ सैंपल को डिनोट करते हैं, तो यहाँ भी हम बड़े वाले m से मास ऑफ सैंपल को डिनोट करेंगे। और s का वैल्यू हमें दिया रहेगा, कुछ केस की वैल्यू के बारे में हमको याद करना रहेगा, जो हम अभी अगले लेक्चर में बताएंगे, तो वहां आपको याद भी करा देंगे। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? अब कुछ हीट एक्सचेंज से रिलेटेड एक दो कंसेप्ट हैं, उसके बारे में हम लोग और बात कर लेते हैं। ठीक है, इसको मिटा देता हूं थोड़ा मैं। वो आप लोग जब नोट बना रहे होंगे तो इसको नोट करके, हेडिंग नोट डाल करके लिखिएगा। जैसे ये हमने हेडिंग नोट डाल दिया और नोट हेडिंग में लिख रहा हूं, तो आप भी लिखिएगा। होता क्या है, जैसे समझिएगा, जैसे ये कंटेनर हमने लिया है मान लीजिए, और ये कंटेनर में मॉलिक्यूल है। अभी हम नॉर्मल समझा रहे हैं, मान लीजिए कोई सॉलिड ही हो या लिक्विड गैस जो भी हो, इस कंटेनर में ये मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल आपको दिख रहे हैं। नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे, जब भी हम ना टेम्परेचर बढ़ाए हैं ना घटाए हैं, अभी जो रूम का टेम्परेचर है उस रूम टेम्परेचर पे ये जो मॉलिक्यूल होते हैं, इन सभी में, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, उनके मॉलिक्यूल अंदर वाइब्रेट करते रहते हैं। और उस केस में इन मॉलिक्यूल के अंदर एक प्रकार की एनर्जी होती है, उस एनर्जी को हम लोग थर्मल एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्मल एनर्जी कहते हैं। मतलब किसी सॉलिड में, किसी लिक्विड में या किसी गैस में नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे जो एनर्जी पाई जाती है, उस एनर्जी को हम लोग थर्मल एनर्जी कहते हैं। जब इलेक्ट्रिकल कंडक्शन पढ़ते हैं तो वहां थर्मल वेलोसिटी का कंसेप्ट आता है, और उसी से हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम वगैरह का फार्मूला डिराइव करते हैं। तो याद रखिएगा, कोई भी गैस का मॉलिक्यूल हो, कोई सॉलिड हो, कोई भी लिक्विड हो, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे, रूम टेम्परेचर प्रेशर पे उसके अंदर जो एनर्जी पाई जाती है, उस एनर्जी को हम थर्मल एनर्जी कहते हैं। क्लियर है? अब होता क्या है कि ये जो थर्मल एनर्जी होती है, ये जो थर्मल एनर्जी, ये थर्मल लिखा हूं, टोटल ना समझना, ये थर्मल है। ये जो थर्मल एनर्जी होता है, बच्चा रे, बाबू रे, ये जो थर्मल एनर्जी होता है तेरा, अगर सॉलिड की तू बात करेगा तो सॉलिड की जो थर्मल एनर्जी होती है रे बच्चा, वो उनके मॉलिक्यूल के काइनेटिक एनर्जी की वजह से होती है। मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल होती है। थर्मल एनर्जी क्या है? अभी मैंने बता दिया कि एनर्जी एट एनटीपी या एसटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। और तुम लोगों से एक सवाल है कि तुम वीडियो को जब देखोगे तो एनटीपी में नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर का वैल्यू या स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर का वैल्यू क्या है, वो क्या होता है, तुम वीडियो में कमेंट करोगे। और वीडियो देखते हो तो कम से कम थम्स अप किया करो। थम्स अप का मतलब, हमको थम्स अप मत भेजा करो पीने के लिए, थम्स अप का मतलब समझ गए ना, ये वाला। हाँ, तो ये किया करो। तुम पता चला बाद में ठंडा मतलब कोका कोला हो गया, तो ये नहीं करना है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल होती है, जो थर्मल एनर्जी रे बच्चा, सॉलिड की बात करते हो तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल होती है। अगर हम लिक्विड की बात करें,
किसकी बात करें? लिक्विड की। तो अगर थर्मल एनर्जी हम लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड की थर्मल एनर्जी जो होती है ड्यू टू द ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ द लिक्विड, ड्यू टू द ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ लिक्विड, ड्यू टू द ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल। जो लिक्विड की एनर्जी होती है, थर्मल एनर्जी होती है ड्यू टू द ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल होती है। और जो गैस होता है, जो गैस की थर्मल एनर्जी होती है ड्यू टू द रैंडम मोशन, ड्यू टू द रैंडम मोशन ऑफ गैस, रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल। जो 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 थर्मल एनर्जी होती है, जिसको एनर्जी एट एसटीपी या एनटीपी बोलते हैं, जो थर्मल एनर्जी होती है वो एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल एट एनटीपी एंड एसटीपी बोलते हैं। अगर सॉलिड की बात करें तो ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, लिक्विड की बात करें तो ड्यू टू द ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल, और गैस की बात करें तो ड्यू टू द रैंडम मोशन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल होता है। क्लियर हो गया? अब अगली बात, नेक्स्ट नोट समझते हैं क्या है। कहा जाता है अगर हम कोई गैस ले लें, मान लो ये कोई कंटेनर है, इसमें हमने क्या किया है बेटा, इस कंटेनर में बच्चा रे हमने गैस भर दिया है। इस कंटेनर में क्या कर दिया, हमने गैस भर दिया। इस कंटेनर में गैस भरने के बाद इसको हम क्या किए, इसको हीट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? इसको हम हीट दे रहे हैं। इसको हम क्या कर रहे हैं? हीट दे रहे हैं। तो इस कंटेनर को अगर हम हीट देते हैं तो इसके टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होता है, जो हम हीट इसको दे रहे हैं, जो हीट रिक्वायर्ड होता है, ये जो हीट एब्जॉर्ब होता है, ये बेटा सुन लेना ध्यान से, ये गैस में पाए जाने वाले, ये हीट रिक्वायर्ड जो होता है गैस में पाए जाने वाले नंबर ऑफ मोल, जो नंबर ऑफ मोल होता है गैस पे, उस पे डिपेंड करता है। याद रखना, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मोल, कितने मोल गैस के हैं उस पे डिपेंड करता है। अगर 4 मोल गैस के लोगे तो उस केस में जो हीट दोगे वो कुछ और होगा, 10 मोल लोगे तो कुछ और होगा, 15 मोल लोगे तो कुछ और होगा। तो याद रखना, गैस के केस में जो हीट रिक्वायर्ड होता है, मतलब जो हीट एब्जॉर्ब होता है या जो हीट रिलीज होता है, वो नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड करता है। लेकिन बच्चा रे, अगर एक बात याद रखना, अगर मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल, मास ऑफ ईच गैस मॉलिक्यूल की बात करें, मास ऑफ ईच गैस मॉलिक्यूल की बात करें, मतलब बाबू रे अगर ये स्मॉल एम से डिनोट करें तो याद रखना गैस की केस मेरे बच्चा, इस गैस के केस में जो इनका जो हीट रिक्वायर्ड या हीट एब्जॉर्ब होता है वो गैस प्रत्येक गैस के मॉलिक्यूल के मास पे डिपेंड नहीं करता है, डज नॉट डिपेंड। इसी को हम बोल सकते हैं, थोड़ा अच्छा अंग्रेजी लिख दें तो बोलेंगे इनडिपेंडेंट। क्या बोलेंगे? इनडिपेंडेंट ऑन द मॉलिक्यूल। मतलब मैंने क्या बोला कि किसी गैस के केस में जो हीट एब्जॉर्ब या हीट रिक्वायर्ड होता है वो उस गैस के नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड करता है, ना कि उस गैस के प्रत्येक मॉलिक्यूल के मास पे डिपेंड करता है। मतलब हीट रिक्वायर्ड या हीट एब्जॉर्ब या हीट रिलीज्ड बाय एनी गैस sample depends upon the number of mole present in that gas sample. It is not depend upon the number of mass of the each gas molecule. ओके, तो इसी के साथ आज का हमारा वीडियो खत्म होता है। हम पूरे के पूरे टेम्परेचर चेंज के दौरान हीट का एक्सचेंज कैसे होता है या हीट एक्सचेंज के लिए टेम्परेचर का कैसे चेंज होता है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त किए। आप इस वीडियो को देखिए, इससे नोट्स बनाइए, आप इसको पढ़िए। आपको अच्छा लगता है तो क्या करना है ये तो आप जानते ही हैं, हमें रोज रोज बताने का मन नहीं करता है। वैसे तो हम अध्यापक हैं, टीचर हैं, और जानते हैं मास्टर साहब का तो काम ही होता है एक चीज हुआ बार बार बोलना, एक चीज हुआ बार बार कहना, जब तक बच्चा समझ न जाए। लेकिन मैं जानता हूँ आप बहुत समझदार हैं और आपकी समझदारी पे मुझे कोई शक नहीं है, इसलिए आज मैं ये बात नहीं बोलूँगा कि आगे आपको क्या करना है। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, ठंडी के मौसम का आनंद ले रहे होंगे। तो ध्यान रखिए, थोड़ा ठंडी ज़्यादा है तो ठंडी में बच के रहिए, स्वेटर उटर पहनिए, थोड़ा बचा के रहिए ताकि ठंडी न मारे।
और अपने घर का ख्याल रखिए, सबका ख्याल रखिए और खूब दिल लगा के पढ़िए और हमें ऐसे ही अपना प्यार हमारे प्रति बनाए रहिए, क्योंकि आपके प्यार की वजह से ही मैं हूँ। आपका प्यार नहीं रहेगा तो मेरा कोई वजूद नहीं है, क्योंकि एक स्टूडेंट ही टीचर को बड़ा या छोटा बनाता है। वैसे मैं अपनी तरफ से जो भी बन सकता है वो मैं करूँगा और कर रहा हूँ। अगर आपके पास कोई सजेशन हो, आपके पास कोई सुझाव हो कि हम और कैसे वीडियो को अच्छा कर सके, तो आप मुझे बता सकते हैं। आप जानते हैं मैं एक्टर तो हूँ नहीं, टीचर हूँ, तो जितना कर सकता हूँ उतना करता हूँ। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है, प्रयास करता हूँ कि टीचर जो वीडियो बने वो बोरिंग ना हो, अच्छा लगे और आप अच्छे से देखें। तो अगर आपको लगता है कोई सुझाव हो तो आप ज़रूर जो है हमारे वीडियो पे कमेंट करके बताएं। अगर अच्छा लगता हो तो ज़रूर प्राप्त हम सब दें, और अगर आप चाहते हो कि किसी और टॉपिक पे वीडियो बने या मिले, जैसे नीट के बारे में, लाइव किसी भी चीज़ के बारे में, तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि वो वीडियो आपको बना करके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जय हिंद, जय भारत।